Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. In previous lectures we were talking about higher order linear differential equations and such higher order differential equations in which the constant coefficients were involved. For that purpose we solved the homogeneous part of such an equations and we solved the non-homogeneous linear differential equations as well. And we adopted the different techniques to tackle the problem and we handled them. अब जो बात है वो ये है कि हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उन हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमारा काम ये है कि हमने अभी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करना है और देखना है कि अगर किसी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रखते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस लेसन में हमने एक तो टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 से रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसका हम एसोसिएट करेंगे आगे जाकर काशी-ऑयलर इक्वेशन के साथ जो जिसमें एक्चुअली वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर विल बी यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ काशी-ऑयलर इक्वेशंस समहाउ और समवेयर। तो हम थोड़ा सा रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ये है कि हम किसी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके अगर वो सेकंड ऑर्डर किया तो उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा इस मेथड में ये है कि हमारे पास एक सोल्यूशन अगर गिवन होता है तो हमने उसकी मदद से एक दूसरा सोल्यूशन जो है वो खुद से लिख लेना होता है। मीन्स वन सोल्यूशन इज़ गिवन टू अस एंड अदर सोल्यूशन वी नीड टू राइट डाउन बाय आवरसेल्फ। अब इसमें ये है but are the same. Suppose that y1 denotes the non-trivial solution of any equation and y1 is defined on an interval I. We seek the second solution y2 so that the set consisting of y1 and y2 is linearly independent on interval. अब if y1 and y2 both are linearly independent then their quotient is non-constant. अगर वो दोनों linearly independent हैं तो उनका जो quotient अगर हम उसको divide करते हैं तो वो non-constant होगा, that is y2 ओवर y1 कोई x का फंक्शन होगा, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, कोई फंक्शन आएगा। और फिर अगर हम यहाँ से y2 को सेपरेट करें तो y2 हमारे पास आता है ux इंटू y1 ऑफ x। अब देखें कि अगर हमने सेकेंड सोल्यूशन y2 ऑफ x लिखना है तो किसका प्रोडक्ट बन रहा है u ऑफ x एंड y1 x का। y1 x विल बी ऑलरेडी गिवन, हमारे पास पहले से नोन होगा और हमने ux उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास जो है वो सोल्यूशन जो है वो दूसरा सोल्यूशन भी लिखा जा सकता है। द फंक्शन u of x कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग y2 इज इक्वल टू ux y1 x इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में y2 को सब्स्टिट्यूट करें और वहाँ से हमारे पास जो है वो ux भी आ जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ ऑर्डर बिकॉज वी मस्ट सॉल्व अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड u। अब हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है u को फाइंड आउट करने के लिए। मीन अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना और हमने वहाँ से उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इस मेथड को थोड़ा सा समझते हैं और लेट्स सी कि इस मेथड में हमारे पास चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हैं। दे आर सेइंग कि हमारे पास एक इक्वेशन है a second order solution by reduction of order. Given that y1 is equal to e power x is the solution of y double dash minus y is equal to 0 on the interval minus infinity to positive infinity. Use reduction of order to find the second solution y. हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा है कि y क्या है, कॉम्बिनेशन है ux एंड y1x का। y1x is e power x, तो हमने क्या करना है, इस y को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और हम उसको क्या करेंगे, जब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव लें और उसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाती है। लुक एट दिस कि हमने y डैश लिया, y डबल डैश लिया और हमने उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन जो है वो हमारी अब y की बजाय u डैश में चलेगी है, तो हमने यहाँ पर कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, अब हमारे पास जो e पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो हम क्या कहते हैं u डबल डैश माइनस 2 प्लस 2u डैश इज इक्वल टू 0। इफ वी मेक द सब्स्टिट्यूशन, हमने u डैश की जगह पर w की एक सब्स्टिट्यूशन ली एंड द लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। मीन्स वी गॉट w डैश एंड 2w इज इक्वल टू 0 विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन को ऑलरेडी चैप्टर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 2 में जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसमें
उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के बाद हम उसको थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो प्रोडक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो ई पावर इंटीग्रल ऑफ दिस टू ऑफ एक्स। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई पावर 2x। तो हम कहते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती थी वो हमारी किसका प्रोडक्ट होती थी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होती थी। सो दिस इज इक्वल टू 0। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है और राइट हैंड साइड में हमारे पास C1 आता है, तो हम इस e पावर 2x को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो u डैश हमारे पास क्या आ गया, w हमारे पास ये है, तो u डैश हमारे पास क्या आ जाता है C1 e पावर 2x। और यहाँ से हम u निकालने के लिए या u फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे और u विल बी -1/2x C1 e पावर -2x। तो यहाँ पर हमारे पास हम C2 को इग्नोर करेंगे या C2 को हम फर्दरमोर नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास 10y = ux e पावर x, हम इसमें u को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारे पास जो आंसर है वो ये आ गया। बाय पिकिंग C2 = 0 एंड C1 = -2 वी ऑब्टेन द डिजायर्ड सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन y2 = e पावर -x और हमारे पास जो आंसर है हमारे पास y2 आ गया। दिस इज़ हाउ हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है तो उसकी मदद से हमने जो दूसरा सॉल्यूशन है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब हम इसका एक जनरल केस बनाते हैं या जनरली देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन होगा तो हम उसकी मदद से सेकंड सॉल्यूशन जो है वो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन ये है कि सपोज दैट हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे होगी a2x y डबल डैश a1x y डैश एंड a0 y = 0। हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पड़ा होता है उसका कोफिशिएंट हम 1 बनाते हैं। हमारे पास where p of x and q of x are the continuous on some interval I, let us suppose further that y1x is a known solution of, हमने कहा कि इसका नॉन सोल्यूशन है, तो हम उसके दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम y = y1x लिख देते हैं। ux × y1x लिखेंगे हम y, इसको जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास y2 के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है या फर्दर हमने इसको किसी एक्सप्रेशन को मेमोराइज करना है तो हम क्या कहते हैं कि y2 अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो क्या होगा, y1 का प्रोडक्ट विद इंटीग्रल ऑफ e पावर -px। कहाँ से आ गया, हमारे पास यहाँ से p of x आता है। e पावर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही है और हमारे पास dx है और y1 जो हमारे पास पहला सोल्यूशन है उसका स्केयर। So this is the expression that actually we need to learn and we need to memorize ताकि हम इसको कॉशी ऑयलर इक्वेशंस में जाकर आगे डिस्कस कर सकें और इसको हम यूज़ कर सकें। For this expression I actually included this reduction of order into the syllabus, otherwise this was not the part of our syllabus. So this equation number 5 is of major importance, that y2 is actually the product of y1x and integral e power -p of x dx over y1 square dx। ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल इसी की कर लेते हैं। हमारे पास y1 मौजूद है, y1 इज एक्स स्क्वायर और इसका सोल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 सोल्यूशन होने चाहिए क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, y1 जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल दिस। तो हम पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y डबल डैश का कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे और हम फिर इसकी मदद से इक्वेशन नंबर 5 की मदद से हम इसका सोल्यूशन लिख देंगे। क्या करेंगे हम, ये हमारे पास p of x क्या है -3/x एंड हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x² e पावर इंटीग्रल 3x dx ओवर x एंड x पावर 4 dx। यहाँ से हमारे पास आ गया x² dx ओवर x² ln x। लेट मी चेक वन थिंग कि क्या हमारे पास वहाँ पे प्लस साइन, ओके दे फॉरगॉट एक्चुअली द माइनस साइन ओवर हियर। हम इस माइनस साइन को भी यहाँ पर साथ इंक्लूड कर लेंगे और हम इसकी मदद से जो है फर्दर अपना सोल्यूशन जो है वो लिखेंगे। दिस इज़ नाउ x² ln x। तो हम पहला सोल्यूशन हमारे पास था x² और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, x² ln x। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू मेमोराइज फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यू कैन से लेक्चर। अब हम बात करते हैं हायर ऑर्डर
लीनियर डिफरेंशियल्स की विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब हम उसमें सबसे पहले एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिफरेंशियल्स डिस्कस करते हैं। उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं विच इज़ कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल्स। कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल्स जो है वो ये एक ऐसी डिफरेंशियल्स है जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे और वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो हैं उनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा या उसकी एक ख़ास फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से इसको एक नाम दिया गया है एक मैथमेटिशियन के नेम के बाद जिसने इसको डिस्कवर किया था या इसके ऊपर अपनी डिडक्शंस बनाई थी। सो दिस इज़ द नेम आफ्टर अ मैथमेटिशियन हुज नेम वाज कॉशी-ऑयलर। हमने देखना है कि सबसे पहली टाइप ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल की जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व है वो है कॉशी-ऑयलर इक्वेशन। इन योर बुक्स दिस इज़ द टॉपिक 6.1। हमारे पास जो एडिशन 3 है उसमें ये टॉपिक 6.1 है, हम वहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी PDF वर्जन कोई डाउनलोड करते हैं, कोई 11th या 10th वर्जन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपी का, तो फिर वहाँ पर इसको आप चैप्टर 4 में ही आपको ये मिलेगा। अब हम इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। उसके लिए ये है कि हम पहले इसका देखते हैं कि रिव्यू मटेरियल यहाँ पर क्या है। रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन इन द सेक्शन 4.3। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सेम रिलेटिव ईज विद विच वी वर एबल टू फाइंड एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इन प्रोसीडिंग सेक्शन डज नॉट इन जनरल कैरी ओवर इन द लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। कि हम जो हम मेथडोलॉजी या जो हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जिनकी कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो यहाँ पर हमें हेल्प नहीं कर रहा। मीन्स हम एक्सिलरी इक्वेशन जिस सपोजिशन के साथ बना रहे थे वो सपोजिशन हमें यहाँ पर हेल्प नहीं करेगी। हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशंस में हम क्या करते थे, y = e⁻mx को सोल्यूशन लेते थे। अब यहाँ पर हम जो है वो वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगी। कॉशी-ऑयलर इक्वेशन में हमने एक उसी तरह का मेथड अडॉप्ट करना है जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में करते आए हैं, जबकि हम हर तरह की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं उसके लिए हम और टेक्निक सीखेंगे जो कि चैप्टर 6 में डिस्कस होंगी, जिसमें पावर सीरीज सॉल्यूशन है और इसको इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं। We shall see in chapter 6 when a linear differential equation has variable coefficient, the best way we can usually expect is to find a solution in the form of an infinite series. However, the type of differential equation that we considering in this section is exception to this rule. हम यहाँ पर जिस टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉशी-ऑयलर है वो उस पर हम पावर सीरीज का रूल नहीं लगा रहे। दैट इज इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन जो होगी वो एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, हुज जनरल सॉल्यूशन कैन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स। वहाँ पिछले चैप्टर में हम e⁻mx लेते थे, यहाँ पर हम x⁻m लेंगे या फिर साइन और कोसाइन और लॉगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन आएगा। Moreover, its method of solution is quite similar to that for the constant coefficient equation, in that the auxiliary equation must be solved. वहाँ पर भी हम auxiliary equation फॉर्म करते थे और उसकी मदद से solution फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पर भी हमारा काम यही है कि हम auxiliary equation जो है वो बनाएंगे और उसकी मदद से हम solution जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना सीखेंगे, विच इज़ क्वाइट सिमिलर, क्वाइट सिंपल एंड ईजी, और सिमिलर है ये पिछले चैप्टर से। ओके, सबसे पहले बात यह है कि जब भी मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया है तो आई एम्फसाइज दैट कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉपर्ली समझ आए। हमारे पास कॉशी-ऑयलर इक्वेशन है, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an(x⁻n dny/dx⁻n an-1 x⁻n-1 इसका nth-1 डेरिवेटिव है, और इसी तरह से a1x dy/dx a0 इज इक्वल टू g ऑफ x। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉशी-ऑयलर इक्वेशन इसको हम इस तरह से कह रहे हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्पेशल है। अब यहाँ पर देखेंगे ये nth ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव है तो उसके साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है उसमें वेरिएबल की पावर भी n है। हमारे पास कॉशी-ऑयलर इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हमेशा मोनोमियल टर्म्स होते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं कि ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व हो। तो हमारे पास अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसकी मोनोमियल की जो पावर है वो भी n है। इसी तरह से n-1 अगर उसकी
n-1 डेरिवेटिव है तो उसमें मोनोमियल की पावर भी n-1 है। हम आखिर में पहुँचे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो x की पावर 1 है, पावर हमारा डेरिवेटिव का ऑर्डर 0 है तो हमारे पास x की पावर भी यहाँ पर 0 है। अगेन if the left hand side is 0 this is homogeneous, if the left hand side is non-zero the equation is non-homogeneous, where the coefficients an-1 and a0 are constants is known as a Cauchy-Euler equation। अब ये जो an-1 ये तो उसके कोफिशिएंट्स होंगे, ये कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन साथ में ये मोनोमियल टर्म इसके साथ इन्वॉल्व है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व है। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, this is the thing that needs more focus, which need more attention, and they are saying observable characteristics of this type of equation is that the degree kn and minus 1 and plus 1 and is equal to 0 of the monomial coefficients। मोनोमियल कौन से कोफिशिएंट्स होते हैं? जो सिंगल टर्म होते हैं। मोनोमियल कोफिशिएंट्स x के, अब k की जगह पर n हो सकता है, n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। मैचेस द ऑर्डर k ऑफ द डिफरेंशिएशन dy by dxk। दिस इज द थिंग कि जिसको हमने ध्यान में रखना है कि कॉची इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर उसके वेरिएबल के उसके कोफिशिएंट के ऑर्डर के बराबर होता है। इसके साथ जो मोनोमियल टर्म मोनोमियल कोफिशिएंट जो अटैच होता है उसकी पावर भी वही होगी जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा। सो अगेन दे आर एम्फोसाइजिंग, दे आर क्लियरिंग ओवर हियर कि यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर n है, यहाँ पे x की पावर n-1 है तो डेरिवेटिव का ऑर्डर भी n-1 है। एक चीज़ जो और हमें यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर कोफिशिएंट में एक से ज़्यादा टर्म नहीं होगी और कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होंगे, और कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन जो है वो कॉची-यूलर इक्वेशन जो है वो नहीं है। एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.3 we started the discussion with the detailed examination of the form of the general solution of homogeneous second order equation। हम उसी तरह से यहाँ पर भी काम करेंगे कि हम सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन उठाएंगे और हम उसकी डिटेल डिस्कशन या उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द दिस टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आगे जो है वो हम इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जब हमें पता चल गया कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है हमारे पास कॉची-यूलर इक्वेशन है, तो हमने उसके आगे सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन के लिए हम एक सेकंड ऑर्डर कॉची-यूलर इक्वेशन उठा रहे हैं, वो हमारे पास है ax² d² y by dx² bx dy by dx प्लस cy इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हम ये करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमारी सपोजिशन ये है कि y इज इक्वल टू x पावर m। जब कांस्टेंट कोफिशिएंट थे तो हम e पावर mx ले रहे थे, अब यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं तो हम y इज इक्वल टू x पावर m लेंगे, वेयर m इज टू बी डिटरमिन एनालॉगस टू व्हाट हैपन व्हेन वी सब्स्टिट्यूटेड टू e पावर mx इन द लीनियर इक्वेशन। जैसे हम वहाँ पर e पावर mx सब्स्टिट्यूट करते थे उसी तरह से हम यहाँ पर x पावर m सब्स्टिट्यूट करेंगे और m को हमने डिटरमिन करना है। इट इज़ सिमिलर, इट इज़ सेम, वैसे ही इसकी एनालॉजी बनती है जैसे हमने पिछला काम किया हुआ है। अब हमने सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में y इज इक्वल टू x पावर m को जब सब्स्टिट्यूट करना है तो y की जगह पर फंक्शन एज इट इज़ dy बाई dx की जगह पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड d² y बाई dx की जगह पर इसका सेकंड डेरिवेटिव हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। वहाँ से हम x पावर m को कॉमन लेते हैं, सिंस x पावर m इज़ अ सोल्यूशन दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे ये जो रिमेनिंग अलजेब्राइक इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम अरेंज करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है am² b माइनस a इंटू m प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब हमारे पास ये हमारे पास अगेन एक ऑक्सिलरी या एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है तो हमें पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन के हमेशा रूट के 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस इज ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड केस इज अगेन रियल एंड रिपीटेड एंड थर्ड केस इज कॉम्प्लेक्स रूट। अब यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की जब हम बात करें तो लेट m1 एंड m2 डिनोट्स द रियल रूट्स ऑफ 1 सच दैट m1 इज नॉट इक्वल टू m2। y1 हमारे पास क्या है x पावर m1 एंड y2 हमारे पास क्या है x पावर m2।
हम यहाँ पर अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं तो हमारे पास इसका सोल्यूशन उसी तरह से लिखा जाएगा, y1 इज इक्वल टू एक्स पावर m1 एंड y2 क्या होगा हमारे पास x पावर m2, फॉर्म ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन, hence the general solution is y is equal to c1 e power x power m1 and c2 e power c1 x power m1 and c2 x power m2। अब डिस्टिंक्ट रूट की एक एग्जांपल आपके सामने, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देखें एक्स स्क्वायर है तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक्स की पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और एक्स की पावर 0 है तो ऑर्डर भी डेरिवेटिव का ऑर्डर भी 0 है। रादर दैन जस्ट मेमोराइजिंग द इक्वेशन 1, हम बजाय कि इसको मेमोराइज करें हम क्या करेंगे कि हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस सॉल्यूशन को, और हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसी तरह से बनाना सीखेंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। As a solution a few times to understand the origin and the difference between this new form of the auxiliary equation and the obtained in the section 4.3। ये नहीं कि हम ब्लाइंडली वैसे ही इसकी इक्वेशन लिख लें, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज होगा तो इसमें ज़रूरी है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट करें और आप इसको देखें कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को शुरू से ही प्रॉपरली सॉल्व नहीं करेंगे, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप इसको पहले जो है वो सब्स्टिट्यूट करें। एनी हाउ व्हेन वी सब्स्टिट्यूटेड दिस इनटू द, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है एक्स स्क्वायर m इंटू m माइनस 1। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसके दो रूट आते हैं, m इज इक्वल टू -1 एंड m2 इज इक्वल टू 4। यू वी कैन चेक इट फ्रॉम योर बुक्स। यहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा इसका आ रहा है क्योंकि मैंने आज थोड़ी सी विंडो ली है, अब मैं दरमियान से रिकॉर्डिंग रोक नहीं सकती। अब आगे हमारे पास है रिपीटेड रियल रूट्स का केस। ये वो केस है जिसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में रिडक्शन ऑफ ऑर्डर समझाया है। अब रियल और रिपीटेड रूट्स जब आ जाते हैं तो हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसकी मदद से हम y इज इक्वल टू एक्स पावर m1 पहला सोल्यूशन तो हमने लिख दिया, जबकि दूसरा सोल्यूशन लिखने के लिए हमने क्या करना है कि अपनी इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। व्हाट वी नीड टू डू, हमने क्या किया कि हमने कॉशी-ऑयलर इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से मुराद ये है कि जब भी हमने रियल रिपीटेड रूट्स के लिए क्वेश्चन काम करना है तो हम ये हमारी अजम्पशन ये है कि हमने हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसको कोफिशिएंट को 1 बनाया हुआ है। वहाँ से हमारे पास पी ऑफ एक्स आएगा और उस पी ऑफ एक्स को हम, पी ऑफ एक्स क्या होता है जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसका कोफिशिएंट, और ई पावर माइनस बी माइनस ए एल एन एक्स एंड एक्स स्क्वायर एक्स पावर m1, हमने इसका फर्स्ट सोल्यूशन का हमने स्क्वायर ले लिया और हमारे पास जो है आंसर जो है वो ये वाला कुछ इस तरह से आ गया। सो हमारे पास जो सेकेंड सोल्यूशन आता है वो हमेशा एक्स पावर m1 और एक्स पावर m1 और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आता है एक्स पावर m1 ln x आएगा। इसको आप एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा सा देखेंगे तो 4x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 8x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y प्लस y इज इक्वल टू 0। हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन की, हमारे पास इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट होकर 4m इंटू m माइनस 1 ये प्लस 8m प्लस 1, इसको हमने अरेंज किया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। हमारे पास जो रूट्स आते हैं m1 इज इक्वल टू -1/2, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो -1/2 है। दूसरा आंसर भी हमारे पास क्या है -1/2 ही आता है, तो हम उसको पिछले फार्मूला की मदद से हम क्या करते हैं कि पहला सोल्यूशन हमने लिख दिया c1 एक्स पावर -1/2, दूसरा सोल्यूशन हम लिखेंगे c2 एक्स पावर -1/2 ln x। दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे हमने, वहाँ पर हम x का इंक्रीमेंट करते थे, यहाँ पर साथ में ln x आ जाता है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी राइटिंग डाउन द डिफरेंस सोल्यूशन। अब अगर हमारे पास जो रूट है वो के टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, के टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम उसके के सोल्यूशन लिख सकते हैं एक ही रूट की मदद से। अगर हमारे पास एक रूट फॉर एग्जांपल 3 टाइम आया है तो पहला सोल्यूशन लिखा जाएगा एक्स पावर m1, दूसरा सोल्यूशन लिखा जाएगा एक्स पावर m1 ln x, तीसरा सोल्यूशन लिखा जाएगा एक्स पावर m1 ln x स्क्वायर। और अगर ये इसकी केस के टाइम रिपीट हुआ है वो रूट, तो हमारे पास आएगा एक्स पावर m1 ln x के पावर -1 आर के लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। अब ये सारे के सारे सोल्यूशंस क्या हैं, एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और हम इनको एक दूसरे का ये रेप्लिका नहीं है, ये एक दूसरे से ये मैच नहीं कर रहे। वी हैव रिटन
entirely different solution from another which can form the fundamental set of solution for your given differential equation. उसके बाद तीसरा केस है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का। वो किस तरह से आते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। m1 आपके पास है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो m2 आपके पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। रफली स्पीकिंग हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको डायरेक्टली उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं c1 x पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड c2 x पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। लेकिन हम डेफिनेटली इस तरह से नहीं करते, हम डायरेक्ट सोल्यूशन को एक किसी प्रॉपर फॉर्म में लिखने जा रहे होते हैं। बट व्हेन द रूट्स ऑफ द auxiliary equation are complex, as in the case of equation with a constant coefficient, we wish to write down the solution in terms of real functions only. हम इसमें से imaginary आयोटा को जो है वो चाहेंगे कि वो किसी ना किसी तरह से ओमिट हो जाए। अब हम यहाँ पर वी डिनोट द आइडेंटिटी कि x पावर आयोटा बीटा जो हमारे पास क्या है e पावर ln x की जगह पर हम e पावर ln x आयोटा बीटा एंड e पावर आयोटा बीटा ln x हम लिख देंगे। अब ऑयलर फार्मूला की मदद से हम अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हम कॉस बीटा ln x प्लस आयोटा साइन बीटा ln x, और नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है। फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। वी विल बी एडिंग द बोथ ऑफ द टर्म। हम जब इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c1 x पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड c2 x पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। हम इसकी मदद से y1 हमारे पास क्या आ गया x पावर अल्फा एंड the solution for any value of the constant. We see that c1 is equal to c2 is equal to 1। जब हम c1 को 1 लें और c2 को 1 लें तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली बच जाती है। जब हम c1 को 1 लें और c2 को 1 लें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ये वाली बनती है। फिर इसको उन्होंने अरेंज करके लिख लिया कि अल्फा x आयोटा बीटा प्लस x माइनस आयोटा बीटा की जगह पर क्या आ गया 2 cos बीटा ln x, और इसी तरह से इसकी जगह पर 2 आयोटा साइन बीटा ln x। अब उन्होंने इसका लॉक्सियन लिया तो लॉक्सियन नॉन जीरो है, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो y1 हमारे पास क्या आ गया x पावर अल्फा cos बीटा ln x, और y2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x पावर अल्फा साइन बीटा ln x। अगला काम हमने ये करना है कि हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करना है c1 y1 एंड c2 y2 को। तो हमारे पास x पावर अल्फा बाहर आ जाएगा और हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा x पावर अल्फा c1 cos बीटा ln x प्लस c2 साइन बीटा ln x। अब इस क्वेश्चन को या इस केस 3 को हम अप्लाई करते हैं फर्दर जो एक एग्जांपल में। एग्जांपल जो है उसमें हम देखेंगे कि जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। इसमें साथ में उन्होंने इनिशियल वैल्यू को अटैच कर दिया है, इनिशियल कंडीशन को अटैच कर दिया है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 4x² y डबल डैश प्लस 17y इज इक्वल टू 0। साथ में इनिशियल कंडीशन क्या है y1 इज इक्वल टू -1 एंड y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -1/2। सो y डैश इन द टर्म इज मिसिंग द कॉशी इक्वेशन। इससे हमारा कोई वो नहीं है कि इसमें सेकंड टर्म का हमेशा होना ज़रूरी है। वी कैन सिंपली फाइंड आउट द सोल्यूशन। हमने इसकी मदद से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। हमने y इक्वल टू x को जब सब्स्टिट्यूट किया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी ये बनी, जहाँ से हमारे पास जो रूट आते हैं वो 1/2 प्लस 2 आयोटा एंड 1/2 माइनस 2 आयोटा। हम उसकी मदद से जो सोल्यूशन लिखेंगे अल्फा हमारे पास आ गया 1/2 और बीटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है बीटा दैट इज़ 2। उसकी मदद से हम लिखेंगे x पावर 1/2 c1 cos 2 ln x and c2 sin 2 ln x. By applying the initial condition y of 1 is equal to -1 and y dash of 1 is equal to -1/2 to the foregoing solution and using ln 1 is equal to 0, we can find the c1 is equal to -1 and c2 is equal to 0. हमने क्या करना है, इसी सोल्यूशन इसको सब्स्टिट्यूट करना है इस कंडीशन को। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है c1 की वो -1 आती है और c2 की हमारे पास 0 आ जाती है और हम उसकी मदद से सोल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है। हमने उसमें x पावर m को एज ए सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं और एक हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट रूट आता है। हम पहला सोल्यूशन क्या लिख देंगे c1 x पावर -2, और यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं उसका रियल पार्ट नहीं है तो हम x पावर अल्फा नहीं लिखेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे c2 cos 2 ln x and c3 sin 2 ln x. This is how if different root appear in the solution of characteristic equation, and this is how we will be solving them.
अब जब हमने तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया है तो अगला काम ये है कि हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड को देखें कि यस लेफ्ट हैंड साइड तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन और एक खास सपोजिशन के साथ जो कि x पावर m है उसकी मदद से सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके होते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, जो कि y(c) से डिनोट किया जाता है। इसमें जितने सोल्यूशन इन्वॉल्व होते हैं वो y1, y2 और y3 होते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके 2 सोल्यूशन होंगे, तो उसकी मदद से हमने अगला काम क्या करना होता है कि हमने उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड के सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो हमने सपोज किया कि ये YP हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है राइट हैंड साइड का सोल्यूशन वो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज़ अ यूनिवर्सल मेथड. We don't have any confusion into this method, so we directly apply the method of variation of parameters to non-homogeneous equations, whether they are having constant coefficient or they are having variable coefficient like the Cauchy-Euler equation. So हम यहाँ पर YP consider कर लिया, U1 Y1 and U2 Y2. Y1 and Y2 were known, and U1 and U2 के लिए हमारे पास क्या होता है कि U1 dash is equal to W1 over W and U2 dash हमारे पास क्या होता है W2 over W. ये डैशेज होते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स होते हैं, हमने इनको आगे इनका इंटीग्रेशन लेते हैं तो U1 and U2 आते हैं. फिर W1, W2 and W are the determinants defined on that pair or we discussed in the previous lecture were derived under the assumption that the differential equation has been put into the standard form. हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सब कर लेते हैं, लेकिन जब भी अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपकी जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो एक सिंप्लीफाइड या एक स्टैंडर्ड फंक्शन f(x) बन जाएगा. अब हमने यहाँ से w's ले लिए. w हमारे पास क्या है, पहला सोल्यूशन x है और दूसरा सोल्यूशन x3 है. x का डेरिवेटिव 1 और x3 का डेरिवेटिव हमारे पास 3x² आ गया. इसी तरह से w1 हमारे पास क्या है 0x⁻3 और वो हमारे पास क्या है 2x² ex एंड 3x², वो हमारे पास आ जाता है -2x⁵ ex. इसी तरह से w2 हमारे पास क्या है x1 एंड 0 2x² ex. ये हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ गया. यहाँ से हमारे पास U1 डैश एंड U2 डैश आ गए और इन U1 डैश और U2 डैश की हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं. एंड U1 हमारे पास आता है -x² e⁻x + 2x e⁻x -2ex. इसी तरह से U2 हमारे पास आता है e⁻x एंड हेंस YP इज़ U1 Y1 एंड U2 Y2 which is equal to -x² e⁻x + 2x e⁻x -2ex + x and we combine them together and we wrote the solution. नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है. आपने इसमें Cauchy-Euler इक्वेशन को सॉल्व करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 18. आपके पास फिर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक नॉन होमोजीनियस का Cauchy-Euler इक्वेशंस हैं, तो आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मेथड अप्लाई करना है जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था. उसके बाद कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है. प्लीज़ प्रिपेयर दीज टॉपिक्स बिफोर आवर ऑनलाइन सेशन एंड पीपल आर वेलकम फॉर योर क्वेरीज एंड द क्वेश्चंस. और इन दोनों टॉपिक्स को या प्रीवियस वीक में और इस वीक में जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसका क्विज़ आपका फ्राइडे को अपलोड कर दिया जाएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़.